A warm welcome to everyone on my YouTube channel NCERT Adda. So here we have taken a new chapter of class 8, that is men's intervention in natural phenomena. इसका मतलब है जो जितने भी ये नेचुरल फिनोमिना है ना, पहली बात तो ये जानिए कि नेचुरल फिनोमिना क्या है, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिना ये जो जैसे मान लीजिए कि थंडरिंग हो गई, ठीक है, ये जो बिजलियाँ कड़कती हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है, इनमें हमारा कोई रोल नहीं है ना, हमारा ह्यूमन बींग्स का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। फ्लड वगैरह आ गया तो दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फिनोमिना, एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, या लैंड स्लाइडिंग, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल फिनोमिना है, इनमें जो ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरीके से दीज आर द नेचुरल फिनोमिना, और उसमें जो मेंस का इंटरवेंशन है, इट मीन्स के जो ह्यूमन बीइंग्स का इंटरफेयर हो रहा है नेचुरल फिनोमिना में, तो उसकी वजह से हमारे नेचुरल चीज़ों के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फिर जब उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो वो हमें क्या वापस करके दे रहे हैं। वापस इन द सेंस कि अगर उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए कि अगर हम प्लांट की बात करें, इफ़ वी विल कट प्लांट, ठीक है, ऑन द रेगुलर बेसिस कॉन्टीन्यूसली, तो वी विल बी हैविंग सो मैनी प्रॉब्लम ना। तो मान लीजिए CO2 ज़्यादा हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ कर जाएगा, और जो हमारा ये रेनफॉल है, ठीक है, वो भी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे हम अफेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा जो ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाता है ना फॉसिल फ्यूल्स का, फिर मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, या I would like to say कि if you are new on my channel, please do a subscription, share with your friends, and like all my videos, okay, and share as much as you can with your friends, okay. So let's start with the topic. अब जैसे यहाँ पे पहले फॉरेस्ट के बारे में बताना है, बिकॉज वी हैव टेकन आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस ना। तो मान लीजिए कि हमने फॉरेस्ट लिया है, जी हमारा जो पहला टॉपिक है, तो फॉरेस्ट वी ऑल नो कि दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वाटर साइकिल के लिए भी हेल्पफुल है, हमारी जो क्वालिटी है एयर में इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो हेल्प इन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में भी वो उनके प्रिवेंशन में हेल्प करता है, ठीक है। मिट्टियों को ऐसे बांध करके रखते हैं ना वो, ताकि मिट्टी का बहाव बहुत ज़्यादा ना आ पाए, मिट्टी का कटाव ना हो। एट द सेम टाइम बहुत सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी जो लोगों की है, ह्यूमन बींग्स की है, उसको भी वो फुलफ़िल करते हैं, बिकॉज दे आर रेन्यूएबल। अगर हमने 4 पेड़ को यूज़ किया है, सो दिस इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ आर ड्यूटी टू प्लांट मोर देन 4 ट्रीज़, ठीक है, एटलीस्ट 10-12 जितना हमने लगाया है उसका 2 गुना, हम जितना हमने काटा है उसका हमको 2 गुना लगाना है, ठीक है। बिकॉज देयर आर सम प्लांट्स जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते, या और किसी वजह से मर जाते हैं, या उनको जानवर खा जाते हैं, तो हमको और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और उनके प्रोटेक्शन का भी ध्यान देना है, ठीक है, कि उनको प्रोटेक्ट करके रखें। तो बहुत सालों से क्या है कि फॉरेस्ट का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन देखा जा रहा है। जैसे कि क्योंकि क्या है कि फ्यूल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फ्यूल इन द सेंस कि मान लीजिए अगर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बहुत महंगे हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड ऑल, तो फिर लोग क्या सोचते हैं कि चलो लकड़ी काट लेते हैं और उसी से हम लोग काम चलाते हैं अपना, स्पेशली इन द विलेज एरियाज़ ना। सो दे डोंट वांट टू बाय दैट एक्सपेंसिव थिंग ना, तो वो पेट्रोल, डीज़ल और उनका वो काम नहीं करेंगे। कैरोसिन या CNG, LPG, अगर ये सारी चीज़ें महंगी हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। LPG भी अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी तो दे कांट अफोर्ड दैट। तो उनके लिए ईजियर थिंग क्या होती है कि वो एक पेड़ काटें और उसको वो जला करके अपना फ्यूल के तरीके वो इस्तेमाल करें, और अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ है वो डेली रूटीन की वो सारी चीज़ें वो अपनी कर सकें, ठीक है। बट इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से इस सब की डिमांड भी ज़्यादा पड़ रही है। वी वांट फर्नीचर्स ऑल्सो ना, फर्नीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जितनी बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं इनकी, फर्नीचर्स के अलावा भी वो सारी चीज़ें हम कहाँ से हमको मिलेगी, फॉरेस्ट से ही मिलेंगी, ठीक। तो इनकी जो
इनकी जो लैक से बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हम पर हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो डाइवर्जन है फॉरेस्ट का लैंड टू नॉन फॉरेस्ट, अब जैसे लोग उसको लैंड के तरीके यूज़ करने लगे हैं ना, एंड टेंडेंसी टू कंसिडर फॉरेस्ट रेवेन्यू अर्निंग रिसोर्स, इसका अर्निंग रिसोर्स भी एक उनका ये हो गया है, तो हैज़ कॉज द डिप्लीशन इन वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। मान लीजिए कोई उसी फॉरेस्ट से कमा रहा है, ठीक है, किसी की अर्निंग है वो, तो फिर वो सोचेगा कि और चीज़ करें, ठीक है। बट ये क्या है कि अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो किसी की अर्निंग भी तो चली जाएगी ना, ये भी है। तो अब डिफॉरेस्टेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो फेलिंग ऑफ ट्रीज़ है, ये जो ट्रीज़ कट रहे हैं फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स, फुलफिलिंग आर नीड्स का मतलब है फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए, हम लोग जो ये पेड़ काट रहे हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। So due to the people exploitation, we are constantly in need of more and more fuel, wood, timber and as construction material. जैसे जैसे population explosion हो रहा है, बढ़ रहा है, तो we need these things, ठीक है। we need more and more wood, timber and all, ठीक है। तो the causes of deforestation can be listed as, the causes क्या हैं deforestation के, तो क्या कारण है, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्यों पेड़ को काटना पड़ रहा है, क्यों काटे जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो लोगों को जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उनको इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल उनको डेवलपमेंट चाहिए, जिसके लिए उनको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रोड बनाना पड़ेगा, रेलवे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से जाएंगे, मान लीजिए इनको यहाँ से रेलवे ट्रैक लेकर के जानी है और यहाँ पर ये जंगल आ रहा है, तो इनको ये जंगल काटना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उनको यहाँ से रोड लेकर के जानी है तो यहाँ पे जंगल का एरिया आ रहा है, तो उनको वहाँ से वो रोड बनाने के लिए यहाँ का जंगल काटना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल बनाने हैं, कॉलेजेस बनानी है, इंडस्ट्रीज़ बनानी है। इंडस्ट्रीज़ वैसे भी हम रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बना सकते, वो बाहर ही बनते हैं, तो फिर हम फॉरेस्टेड एरिया ज़्यादातर ढूंढते हैं। तो उस जगह पर जहाँ पर वो इंडस्ट्री को हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं ना, तो वहाँ की तो जगह हमको खाली चाहिए ना, तो वहाँ की खाली जगह चाहिए ताकि हम उसे कर सकें। तो दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वी नीड लैंड मोर एंड मोर, बिकॉज वी नीड रोड्स, वी नीड हाउस। कहाँ लोग रहेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन लोग रहेंगे कहाँ, दे नीड हाउस। तो अभी आजकल की देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव ना, बहुत महंगी हो गई हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लैंड बहुत महंगी हो गई है, ठीक। स्कूल कॉलेजेस के लिए भी लैंड चाहिए, तो किसका, ये सब कहाँ से हम लेंगे, फॉरेस्ट एरिया से ही लेंगे ना, पहले से तो कोई घर बना नहीं है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वुड फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड पेपर्स। जो वुड है ना, वुड, ठीक है, लकड़ियाँ हैं, उनको हम इंडस्ट्रीज़ और पेपर पर, जो लोग पेपर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी लकड़ जो हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, ठीक है। वुड तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बॉक्सेस बनाने में, क्रैट्स बनाने में, कुछ पैकिंग केसेस बनाने में, और फर्नीचर बनाने में, डोर, विंडो, प्लाईवुड, पेपर, मैच बॉक्सेस, आर्ट वर्क या शिप वर्क, बोट वगैरह बनाने में भी हम लकड़ियों का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लोट ना, बोट वगैरह फ्लोट करती हैं, तो फिर दे वांट सम, मतलब हल्की चीज़ चाहिए उनको, ओके। सो विद एवर इंक्रीज कंजप्शन ऑफ दीज मटीरियल, वुड इज़ ऑलवेज इन अ शॉर्ट सप्लाई, हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहती हैं वुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। घर बन रहे हैं तो घर में फर्नीचर चाहिए, विंडो चाहिए, प्लाईवुड चाहिए, तो इनकी भी डिमांड बढ़ रही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रो एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मान लीजिए कि कहीं डैम बनाना है या कुछ जो बिजली का उत्पादन होता है ना, तो उसके लिए भी तो हमें एक जगह की ज़रूरत है, हमें डैम बनाना है उसके लिए भी तो हमें एक जगह की ज़रूरत है ना। तो एक प्रोजेक्ट ये भले ही दे दिया जाता है, बट वी नीड सम स्पेस, वी नीड सम एरिया, तो इसके लिए भी एक फॉरेस्ट एरिया ही लिया जाता है, तो वहाँ पर उसको क्लियर करवाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया को पूरा क्लीन करवा करके फिर वहाँ पे वी कैन कंस्ट्रक्ट डैम्स फॉर स्टोरिंग वाटर एंड ऑल। तो जिसकी वजह से हम लार्ज फॉरेस्ट एरिया अपना खो देते हैं, एंड वी हैव लॉस्टेड, ठीक। फायर्स की अगर हम बात कर लें तो मान लीजिए कभी कभार फ्रिक्शन की वजह से क्यों कहा जाता है एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ अगर यहीं पर बगल में ही इसको बना दिया गया है, तो मान लीजिए हवा चल रही है, आपस में ये टकराएंगे, तो जब आपस में टकराएंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आग निकलने लगेगी, ठीक है। बार बार रगड़ खाने से इनमें फिर क्या होगा,
फिर आग निकलने लगेगी और फिर जंगल में आग भी लग सकती है। और कभी कभार क्या होता है कि लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, मतलब जा रहे हैं या उन्होंने क्या किया, कैंप फायर जलाया, ठीक है, कैंप फायर जलाया, फायर जला करके छोड़ दी, ठीक है। किसी को मान लीजिए किसी को किसी एक्सप्लोजर के लिए जाना है किसी फॉरेस्ट में, वो वहाँ पर गए और रात भर उन्होंने आग जलाई और वहाँ पर छोड़ करके वो अब दूसरे अपनी डेस्टिनेशन पे चले गए। तो अगर वहाँ पे आप आग जला करके छोड़ करके चले जाओगे तो फिर वहाँ पर आग लगने के चांसेस हैं फॉरेस्ट वगैरह में, ठीक है। और एक बार अगर आग पकड़ लेती है फॉरेस्ट में तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप देम। वी हैव हर्ड अबाउट सो मैनी न्यूज़ दिस ईयर ऑल्सो, और बहुत सारी आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि यहाँ फॉरेस्ट जंगल में आग लग गई और 1 महीने से चल रही है, 2 महीने से चल रही है और नहीं बुझ रही है। अपने साथ साथ कितने एरिया वो मतलब आग की चपेट में कितने एरिया आ जाते हैं, कितने एरिया को खाली करवाना पड़ता है। केवल अपने इंडिया में ही नहीं, इवन इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो फायर डिस्ट्रॉयर्स ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सीडलिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो ह्यूमस क्रिएट हो रहा है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है वो भी आपका डिस्ट्रॉय हो जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बाद है ओवर ग्रेजिंग जो फॉरेस्ट जैसे लोग क्या होते हैं कि अपने जानवरों को छोड़ देते हैं ना कि हाँ यहाँ पर वो ग्रेज कर सकते हैं, बट ग्रेजिंग ठीक है लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए लाइफ स्टॉक्स की बैडली इन द फॉरेस्ट। मान लीजिए आपने बकरियों को छोड़ दिया, ठीक है, आपने गायों को छोड़ दिया कि हाँ यहाँ पर ग्रेजिंग होगी या ग्रेजिंग करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, बट ओवर ग्रेजिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है, जिसकी वजह से कि सॉइल इरोशन वगैरह भी हो सकता है और इवन डिफॉरेस्टेशन ये भी लीड कर रहा है डिफॉरेस्टेशन को, ठीक। फिर स्मगलिंग ऑफ वुड्स भी हो रहे हैं। स्मगलिंग ऑफ वुड्स कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं पर ये जो ट्रीज़ को काटना है वो मना किया गया है, ठीक है, ट्रीज़ यहाँ से नहीं काटने हैं, लेकिन फिर भी लोग ट्रीज़ को काट कर करके अपना पर्सनल गेन के लिए वो लोग उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं या ब्लैक में उसे ऐसे बेच रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये इलीगल है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी जगह पर बैन किया हुआ है या इस जगह से, मान लीजिए इस पर्टिकुलर जगह से आपको ट्रीज़ नहीं काटने हैं, बट देयर आर सम पीपल हु आर कटिंग ट्रीज़, ठीक है, इन द नाइट और इन एनी टाइम, जहाँ पर जब उनको कोई नहीं देख रहा है, उसके बाद दे आर सेलिंग इट इनटू सम अदर स्टेट्स, ठीक है। मान लीजिए इस स्टेट में नहीं बिक रहा है, कोई अगर जान जाएगा तो दे आर सेलिंग इट इनटू द अदर स्टेट, इनटू सम अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग, ठीक है। तो फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर देयर पर्सनल गेन्स, ठीक है, काट रहे हैं ताकि वो उनका खुद का पर्सनली मुनाफा हो। और कभी कभार कुछ लोग ये होते हैं कि कभी कभार गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि अच्छा आपने अगर यहाँ से फॉरेस्ट काटा है तो इतना आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो कुछ लोग नहीं देना चाहते, सो वो उसको पर्सनल गेन्स के लिए उसको ऐसे ही बिना गवर्नमेंट की नज़र में लाए हुए उसको वो सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ नेशनल लॉस ऑल्सो, ठीक। फिर इसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के। इफ़ेक्ट्स ये हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो जैसे सॉइल इनफर्टिलिटी, सॉइल बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा। जब सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव होगा, तो मिट्टी कहाँ रुक पाएगी, मिट्टी क्योंकि ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे फर्टाइल होती है ना, टॉप सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो अगर वहाँ पर टॉप सॉइल आपकी बह करके चली जाएगी, आपके ओशियंस में, नाले में मिल जाएगी, तो उसका हम क्या यूज़ कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं यूज़ कर सकते। तो सॉइल इनफर्टिलिटी को ये लीड करती है, ठीक। फिर इसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं तो इट कैन लीड टू अ डेजर्ट ऑल्सो। फिर वहाँ पर बंजर ज़मीन हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर डेजर्ट एरियाज़ में वो काउंट होने लगेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो इट कैन चेंज द रेनफॉल पैटर्न ऑल्सो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी और वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर देखा जाए तो ये जो बर्निंग ऑफ वुड है, इट कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अगर हम वुड को बर्न करेंगे, मान लीजिए वुड है और इसको हम बर्न कर रहे हैं, चाहे वो आप फ्यूल के लिए कर रहे हो, खाना बनाने के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, बट उसमें से CO2 गैस निकल रही है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगी, और उसका अगर इंक्रीमेंट ज़्यादा हो गया, अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई, तो इट कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर ऑल्सो ना, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इनका वर्क होएगा, ठीक, ये हेल्प फिर वहाँ पर भी करेंगे। तो रिड्यूस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब मान लीजिए कि हमारे पास पेड़ इतने ही हैं, हमारे पास CO2 का कंसंट्रेशन इतना हो गया है और पेड़ केवल इतने ही हैं, तो जितना पेड़ को ज़रूरत है वो केवल उतना ही तो CO2 ले पाएंगे ना। मान लीजिए अगर 4 पेड़ हैं तो 4 पेड़ CO2 जितना ज़रूरत है उतना ही ले पाएगा ना। अब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा हो गया है तो फिर उनकी क्या गलती है, ठीक है, वो तो केवल उतना ही लेंगे जितना उनको फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो सकता है, विच कैन लीड टू अ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, ठीक है, विच कैन लीड टू अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ठीक, और इससे फ्लड वगैरह भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें, अगर ट्रीज़ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, जो अगर हम देखें तो फ्लड की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि मान लीजिए फॉरेस्ट हैं तो उनकी जो जड़ें हैं पूरा पानी को रोक करके रखती हैं, मिट्टी को रोक करके रखती हैं और वाटर भी एब्जॉर्ब करके रखती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, तो हम कहाँ पर मिट्टी को हम कैसे रोक पाएंगे ना, तो फिर वाटर फ्लो करके चलता चला जाएगा और वो रिवर में जाएगा, और इससे क्या होता है कुछ एरियाज़ में भी आ जाता है, लैंड एरियाज़ में भी, और उससे फ्लड की कंडीशन आ जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, जहाँ फॉरेस्ट में ही हमको नई नई स्पीशीज़ मिलती है ना। वी हैव स्टडीज इन द कंजर्वेशन ऑल्सो ना, कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो केवल भाग रहे हैं, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, भाग रहे हैं, हट रहे हैं वहाँ से, ठीक है, और कुछ कुछ तो ख़त्म भी हो गए हैं, और कई सारी स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा कि क्लाइमेट चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट बिकम वार्मर, ठीक है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो हमारा फसल भी ख़राब होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी भी ज़्यादा रहेगी, क्लाइमेट वार्मर बना रहेगा, ठीक। अब कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है कि हमें ट्री फॉर ट्री का प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब एक ट्री के बदले हमें एक ट्री लगाना ही लगाना है, ठीक है। फॉर एवरी ट्री दैट हैज़ बीन फेल्ड, मान लीजिए आपने किसी पर्पज़ से ले भी लिया, नो बडी इज सेइंग कि डोंट यूज़ फॉरेस्ट, डोंट यूज़ दिस थिंग वुड एंड ऑल, नो बडी इज सेइंग, बट use it in a very limited amount, and if you are using one plant, so at least plant 1 or 2 or 3 plants for that single plant, ठीक है, उसकी जगह पर उसका सब्सटीट्यूट 1 2 3 प्लांट आप लगाएं, ठीक। तो ट्री शुड बी प्लांटेड मोर एंड मोर, दिस इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, दिस जो ये प्लांटेशन होता है तो इसी को हम लोग एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज़ डन, डिफॉरेस्टेड लैंड इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। मान लीजिए इस जगह पर ये डिफॉरेस्टेशन हो गया था किसी भी वजह से, लेकिन हमने दोबारा से पेड़ लगाए, पेड़ लगाए और उसी जगह पर इस पेड़ लगाने को हम बोलेंगे एफॉरेस्टेशन, और ये जो लैंड डिफॉरेस्टेड थी और इसको हमने फिर से पेड़ लगा करके सही कर दिया, दिस विल बी कॉल्ड एज रीफॉरेस्टेशन, क्योंकि दोबारा से लगाया है, ठीक। वुड फ्यूल को थोड़ा सा डिस्करेज करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो वुड फ्यूल है इसको थोड़ा सा डिस्करेज करना पड़ेगा कि हम इसको कम से कम यूज़ करें। फिर हमको ये जो कैटल ग्रेजिंग है, ये जो लोग कैटल जो जा करके ग्रेज करते हैं, इनको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, एक ही जगह पर वो ग्रेजिंग ना करें, एक ही जगह पर जा कर के वो ना खाएं, ठीक है, अलग अलग जगह पर आप ऐसे कुछ एरियाज़ कुछ समय के लिए बांट दीजिए, ठीक है, ताकि उनकी ग्रेजिंग हो सके। फॉरेस्ट फायर जो हैं शुड बी फॉट एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर जंगल में आग लगी, पहली बात तो जब आप पेड़ लगाएं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाएं, कुछ ज़्यादा दूरी पे लगाएं कि अगर हवा भी चले तो आपस में लड़ें ना, ठीक है, आपस में टकराएं ना, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स क्या है कि शुड बी फॉट
और उनके लिए एक बेस्ट मतलब कंट्रोल करने के लिए एक हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट, एक अच्छी एक पूरी आपकी होना चाहिए ना कि एक पर्सनल, एक हम केवल कुछ लोगों को उसी के लिए लगाएं कि अगर कभी फॉरेस्ट फायर हो तो वो केवल वो जो पूरी की पूरी टीम हो केवल वो उसी के लिए हो, ठीक। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड कि हमें प्लांट लगाने हैं, हाँ, क्योंकि हमें इससे 2 फ़ायदे हो रहे हैं। प्लांट हमारा ट्रीज़ बच रहा है, ट्रीज़ से कितने सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, हमारा CO2 मेंटेन हो रहा है, क्लाइमेट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम कितनी स्पीशीज़ को बचा रहे हैं ना, इसके साथ साथ हम कितनी सारी स्पीशीज़ को भी तो बचा रहे हैं ना, तो ये भी हमारे लिए सही है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है चिपको मूवमेंट, ठीक है। सो हाँ, वी विल सी चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट में क्या था, इसको देख लीजिए। क्या था कि एक कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ इन गढ़वाल रीजन लेड टू लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। गढ़वाल रीजन में ना जो बहुत सारे ट्रीज़ की जब कटिंग हो रही थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग और फ्लड वगैरह आ रहे थे। तो जब 1974 में क्या हंड्रेड्स ऑफ वुमेन ने जो कि चंबोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, उत्तराखंड में है ये चंबोली डिस्ट्रिक्ट, दे वेंट इनटू फॉरेस्ट व्हेन द वुड कटर्स अराइव। जैसे ही काटने के लिए वुड कटर्स आए वो वहाँ पर चली गई, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, ठीक है, वो वहाँ पर अराइज हो गई, ठीक है, चली गई वहाँ पर। अब उन्होंने क्या किया, एक पेड़ था, उस पेड़ को ऐसे आर्म्स के साथ मतलब ऐसे करके खड़ी हो गई लिपट करके कि नहीं, हम इनको काटने नहीं देंगे, अगर इनको आप काटेंगे तो आपको मुझे पहले काटना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वॉज द मूवमेंट, दिस वॉज चिपको मूवमेंट, तभी से आपका स्टार्ट हो गया। सो दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो इसको आगे प्रोसेस में ले करके जो चले थे ये दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। एंड ही वॉज वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की अगर हम बात करें, सो वी नो कि वी नीड फॉरेस्ट, वी नीड वुड फॉर मेकिंग पेपर, ठीक है। फॉरेस्ट या वुड की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग अगर हम करते चले, मान लीजिए हमने पेजेस का यूज़ किया, पेपर्स का यूज़ किया, बट हम उसको रिसाइकिल कर लें, समझ रहे हैं ना आप लोग, उसको रिसाइकिल कर लें तो हमें शायद इतना वुड लकड़ियों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर सो मैनी पेपर मिल्स, ठीक है, दोज हु आर कटिंग ट्रीज, बट अलॉन्ग विद दिस दे आर रिसाइकलिंग पेपर्स ऑल्सो। जैसे मान लीजिए एक बार पेपर यूज़ हो गया तो दे आर रिसाइकलिंग दोज पेपर्स। तो रिसाइकलिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मटेरियल वी कंसिडर्ड एज वेस्ट। मान लीजिए आपने इस पेज को यूज़ किया, आपने उसको खूब बढ़िया से लपेट करके डस्टबिन में डाल दिया, ठीक। अब वही डस्टबिन मान लीजिए उसका हमने पेपर के लिए ही बनाया है, अब हमने उसको पेपर रिसाइकलिंग में भेज दिया और उसको फिर से रिसाइकिल करवा दिया, तो फिर वो क्या है कि वो एक नया हमारा मैन्युफैक्चरिंग मतलब नई चीज़ बन गई ना, हमारी वेस्ट से नई चीज़, मतलब रिसाइकलिंग हुआ यहाँ पर, ठीक। सो यू मस्ट हैव नोटिस डस्टबिन ऑफ योर स्कूल, इट इज़ मोस्टली फुल ऑफ वेस्ट पेपर। बहुत सारे चार्ट पेपर होते हैं, ग्लेस पेपर्स होते हैं, प्लेन पेपर्स भी होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। तो वुड इज़ used for making paper and conservation of wood by recycling paper means one way to conserve tree also। अगर मान लीजिए कि हम वुड को अगर हम रिसाइकिल कर रहे हैं पेपर को, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि रिसाइकलिंग हो रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम वुड को कंजर्व कर रहे हैं ना, एक ट्री को कंजर्व कर रहे हैं। मान लीजिए कि अब जैसे हमने एक पेड़ लिया है ना, तो एक पेड़ अगर वुड के लिए ज़रूरी है तो अभी हम उस पेड़ को भी तो कंजर्व कर रहे हैं ना, तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होनी चाहिए। अब इनसाइट में एक और चीज़ है, जल्दी से देख लेते हैं कि जैसे पेपर है और पेपर प्रोडक्ट्स हैं कैन बी रिसाइकल्ड अप टू 75%, लेकिन हाउ एवर एट प्रेजेंट टाइम ओनली 20% ऑफ पेपर इज़ रिसाइकल्ड फॉर यूज़, ठीक है, 20%, बट कितने यूज़ किया जा सकते हैं, 75%, ठीक है। तो आप लोग भी एक ये पहल टाइप का कर सकते हो, खुद से भी एक वॉलंटियर बन करके कुछ कर सकते हैं आप लोग कि हाँ इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वी हैव टू सेव फॉरेस्ट, वी हैव टू सेव ट्रीज ना। तो ये जो परसेंटेज है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, लोगों को अवेयर करके कि नहीं रिसाइकिल करना है पेपर,
ठीक है, रिसाइकल करनी है पेपर को, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 ट्री फॉर मेकिंग पेपर, इससे अच्छा है कि हम रिसाइकल करें। तो मार्केट में अभी हैंडमेड पेपर्स भी आने लगे हैं जो कि वेस्ट रिसाइकल्ड पेपर से ही बने हैं, बट यू ऑल कैन डू मच मोर ऑल्सो, ठीक है। सो वी कैन सेव अबाउट 35 मिलियन ट्रीज वर्ल्ड। सोच लीजिए 35 मिलियन ट्रीज आर सो मैनी ट्रीज, यू आर सेविंग सो मैनी ट्रीज, ठीक है, वर्ल्ड ओवर। इफ 75% ऑफ यूज पेपर इज रिसाइकल, अगर 75% पेपर हम रिसाइकिल करवा ले जाते हैं तो हम कम से कम 35 मिलियन ट्रीज हम बचा रहे हैं, ठीक है। सो यू ऑल कैन डू, इट्स अप टू यू एज अ स्टूडेंट व्हाट यू कैन डू, हाउ कैन यू कैन अवेयर विद, हाउ कैन यू ऑल अवेयर टू समबडी कि हाँ ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। सो इट विल हेल्प government also and trees also. So here we have completed this much topics. Now in next video we will talk about extraction, over extraction of fossil fuels, okay, and this is the activity you should read. यहाँ पर recycling of waste paper कैसे होता है वो बताया गया है. It will help you to understand कि लोग कैसे काम करते हैं recycle करने में waste paper को, okay. So see you in the next video. Please don't forget to like, subscribe and share, ठीक है. And if you will subscribe, I will get some motivation to make some new videos for you all. Okay, thank you. See you in the next video also.